हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल में। आज है 6 अगस्त और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज ऐसे कई टॉपिक्स हैं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका जो सऊदी अरबिया का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नियोम प्रोजेक्ट। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये क्या है। इसके बारे में सब कुछ जानने वाले हैं कि ये नियोम सिटी है क्या और इसमें क्या होने वाला है, क्या अलग से सिटी बनेगी क्या नहीं, सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और एक इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आप लोग को दिखाऊंगी बीच में ही, जो आपको बताएगा कि सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्यों ये बनाया जा रहा है, सब कुछ उस वीडियो के अंदर आपको 2 मिनट के अंदर सब कुछ वहाँ डिस्कस कर दिया जाएगा। तो वो वीडियो भी हम लोग लेक्चर के बीच में ही दिखाएंगे आपको, तो आप लेक्चर में बने रहिए और इसको एंजॉय करिए। पूरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिसने भी अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जा करके ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। वहाँ पर इसकी PDF आपके लिए शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से उसको कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे हमारे द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं, तो आप उसको जा करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसलिए उसको जा करके फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिसे हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना वो भी जा करके कनेक्ट हो सकता है। इन सभी की लिंक आपको इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी चलिए आज का हम लोग मोटिवेशन कोट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। वैसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो जाएं पूरा होने के लिए। बहुत ही सही लिखा हुआ है कि ऐसा मेहनत ही क्या जिसमें सपने, ऐसा मेहनत क्या करना है जिसमें सपने मजबूर ना हो जाएं कि पूरा। तो इतना मेहनत करिए कि आपके हार्डवर्क के आगे आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, आपका जो लक्ष्य, वो खुद आपके सामने आ जाए कि नहीं, यू डिज़र्व इट। वो खुद कहे यू डिज़र्व इट, कि आप इसके लायक हैं। तो हम मेहनत से कभी मत कतराइए, हमेशा मेहनत करिए, जुनून के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ही आपका ये है कि किस देश में दुनिया की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किस देश में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन, इसका नाम ही रखा गया वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है। अब पहले ये ध्यान रखते हैं ये वर्टिकल सिटी है क्या। ये जो होता है ये हॉरिजेंटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये हॉरिजेंटल कहलाएगा। लेकिन जब ऐसे हो, जैसे कि आप खड़े हैं, तो आप वर्टिकल हैं, ठीक है, यानी खड़ी लाइन, खड़ी ऐसे हो, तो ये क्या है, वर्टिकल सिटी कहलाएगी। क्लियर। तो ये वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है, कहाँ पर बनाई जा रही है, सऊदी अरब में बनाई जा रही है। कहाँ बनाई जा रही है, सऊदी अरब में। क्लियर। और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया है नियोम प्रोजेक्ट। नियोम प्रोजेक्ट, नियोम प्रोजेक्ट। क्लियर हो गया, इसका क्या नाम है, नियोम प्रोजेक्ट। अब इसके बारे में और भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग क्या करिए, वो वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में पूरा पॉइंट। 1 मिनट, तो ये वीडियो मैं ऑन कर दे रही हूँ, आप लोग इसको देखिए पूरा अच्छे से।
तो आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कैसा वहाँ पे उस शॉर्ट में 2 मिनट के वीडियो में पूरा उसने डिटेल डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ ताकि जो भी क्लियर ना हो वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये नियोम जो सऊदी अरब का एक सिटी है नियोम, वहाँ पर ये बन रहा है, क्लियर। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था, नियोम प्रोजेक्ट रखा गया है, सऊदी अरब में है। इसका जो बाहरी आवरण होगा, बाहरी आवरण जो होगा वो कैसा होगा, कांच का बना होगा। क्या बना होगा, कांच का बना होगा, क्लियर। और इसकी लंबाई जो कि ऑलरेडी उस लेक्चर के अंतर्गत आपको मिल गई कि जो इसकी लंबाई होगी वो 170 किलोमीटर होगी। कितनी होगी, 170 किलोमीटर होने वाली है। ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई मात्र 500 मीटर होगी। ऊंचाई कितनी होगी, 500 मीटर होगी। और चौड़ाई इसकी कितनी होगी, 200 मीटर होगी। चौड़ाई 200 मीटर होगी। लंबाई, ये ध्यान रखिएगा, लंबाई 170 किलोमीटर और जो इसकी ऊंचाई है वो 500 मीटर और चौड़ाई जो है वो 200 मीटर होने वाली है, क्लियर। और ये जो पूरा शहर होगा ये नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। और इस शहर में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास और हाइड्रो पावर से जो बिजली की सप्लाई की जाएगी, हाइड्रो पावर से क्या की जाएगी, बिजली की सप्लाई की जाएगी। और सऊदी अरब ने इस शहर को क्या नाम दिया है, द लाइन नाम दिया है। क्या नाम दिया, द लाइन, क्योंकि ये लाइन में बन रही है, ऐसे बन रही है, ठीक है, तो ये नाम दिया है। और इसको, ये जो मतलब इसको भविष्य के शहर, इसको क्या कहा गया है, भविष्य का शहर, भविष्य का शहर, भविष्य का शहर इसको कहा गया है। प्रदूषित दुनिया में इस शहर के नागरिकों को क्या मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी। यहाँ पर बिजनेस के लिए दफ्तर होंगे, बच्चों के लिए स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, मनोरंजन के लिए पार्क भी होंगे। और वो सारे कैसे बनाए जाएंगे, वर्टिकल ही बनाए जाएंगे, क्लियर। और दुनिया में पहली बार ऐसा है कि ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ शहर बनाया जाएगा। और इस शहर में रहने वाले नागरिक एक छोर से दूसरे छोर पर सिर्फ 20 मिनट में पहुँच जाएंगे। कितने मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। ऐसा इसलिए 20 मिनट में पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। यहाँ पर एक हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। और इस शहर में घर के ऊपर घर बनाए जाएंगे, यानी कि लेयर दर लेयर फ्लैट बनेंगे, लेयर दर एक के ऊपर ऐसे फ्लैट बनेंगे। और ये जो वहाँ के सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को 2021 में ही इसके बारे में बात की थी। और इस शहर को बसाने में करीब 39.95 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो द लाइन शहर होगा उसको कांच की आधा किलोमीटर ऊंची दीवारों से क्या किया जाएगा, ढका जाएगा। और इस शहर में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन होगा। और इस शहर में कितने लोगों के रहने की, 90 लाख लोगों की, कितने लोगों की, 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। इस तरह यह पूरा वर्टिकल होगा, यानी खड़ा शहर कहा गया है। इस शहर में ना तो कोई सड़क होगी, ना ही कोई कार चलेगी, क्लियर। इस शहर में करीब 26,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में ये शहर बसाया जाएगा। कितने, उसमें 26,500 वर्ग किलोमीटर में। और यह शहर कब तक संभावित है कि बन जाएगा, 2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। 2025 साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है इसके बारे में पूरा आपको समझ में आ गया होगा, जिसको क्या कहा गया, भविष्य का शहर नाम दिया गया है, भविष्य का शहर, जिसमें ये आपको क्लियर हो गया होगा। 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था इसमें बनाई गई है, 90 लाख लोगों के। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर पूरा हो गया होगा। अगर सऊदी अरब की बात हुई तो सऊदी अरब में एक मरुस्थल मुझे याद आ रहा है, आप वो लोग लिख लीजिए, रब अल खाली, रब अल खाली, ये एक मरुस्थल है, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 4 अगस्त। अब फटाफट क्या करिए, इसको लाइक कर दीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 4 अगस्त 2022 को किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है। स्टार बनाइए इस पर भी कि किस राज्य में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र। तो वो है कहाँ, हैदराबाद, हैदराबाद यानी तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है, चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव।
चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में राज्य पुलिस की एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया। और ये जो नियंत्रण केंद्र है वो 600 करोड़ रुपए की लागत से क्या है, बनाया जाएगा। तो पैसे नहीं पूछेगा आपसे कि कितने बनाया जाएगा, बस हाँ ये पूछेगा कहाँ ऐसा स्टार्ट किया गया है। तो ये है तेलंगाना, और ये देश में अपनी तरह का पहला ऐसा केंद्र है जो राज्य को अपराध नियंत्रण करने में, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, अपराध नियंत्रण, अपराध को नियंत्रित करना, अपराध को नियंत्रित करना, अपराध को नियंत्रित करना, एक मिनट, अपराध को नियंत्रित करना। क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या होगा, मदद करेगा ये, और अपराध नियंत्रण में, और यह प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी ये नियंत्रण कक्ष के रूप में काम करेगा। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नियंत्रण कक्ष के रूप में ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और बस आपको ये ध्यान रखना कि अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, और यह केंद्र प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी क्या करेगा, मदद करेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगस्त 2022 में कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। कौन है ऐसा मेडल जीतने वाली, मतलब कि कौन विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। पहले तो ये देखना, 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, तो वो कौन है, रूपल चौधरी हैं। कौन है, रूपल चौधरी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। रूपल चौधरी, तो ये रूपल चौधरी जो हैं उत्तर प्रदेश में मेरठ ज़िले की रहने वाली हैं, जिन्होंने क्या किया है, 2 मेडल जीतने वाली ये पहली ऐसी हैं जो भारतीय बन गई हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग लगा दी है जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, एक मिनट। यस, विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी कौन, रूपल। पहली भारतीय बनी कौन, रूपल। क्लियर, रूपल चौधरी पूरा नाम है। तो ये कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की रूपल चौधरी। उत्तर प्रदेश के कहाँ की, मेरठ ज़िले की रहने वाली हैं, जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। रूपल ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में, इन्होंने 400 मीटर में, ये नोट करिएगा, 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता है। और पहले उन्होंने 4 गुना 400 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया है। तो ये भी आपको नोट करना, इतना नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला कि 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक, और इससे पहले उन्होंने 4 गुना 400 मीटर रिले में रजत पदक जीता है। और ये रहने वाली मेरठ ज़िले के शाहपुर जैनपुर गांव की रहने वाली हैं। इनके पिता क्या है, फार्मर हैं। और ये आपको बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हो गया होगा। और अगर बात करें कि इसके पहले अगर ये कहा जाए कि पहली महिला ऐसी कौन है जो गोल्ड मेडल इसमें जीती थी, गोल्ड मेडल, पहली महिला जो इसमें गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, तो वो कौन है, हिमा दास। क्लियर। और अगर पूछ ले पहला ऐसा कौन है भारत का जिसने पुरुष वर्ग में भारत को पहला गोल्ड मेडल किसने जितवाया था इसमें, तो 2016 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में दिलवाया था, क्या, गोल्ड मेडल जितवाया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं ये PDF शेयर कर दूंगी, आप लोग अच्छे से इसको देखिए। यहाँ लिखा भी हुआ है एक्चुअली कि रूपल विश्व अंडर एथलेटिक्स महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। ये कैसी हैं, दूसरी भारतीय हैं। किसमें, महिलाओं की श्रेणी में। क्लियर। इससे पहले 2018 में हिमा दास ने, यानी ये दूसरी भारतीय हैं। ये तो 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कह रहा है, लेकिन अगर पूछ ले कि महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय हैं। क्लियर। और अगर 2 पदक बोले तो पहली भारतीय। क्लियर। और 2018 में हिमा दास ने क्या किया था, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। और ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा इस चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। 2016 में पोलैंड में खेली गई प्रतियोगिता में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, और बाकी इनका ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में देखने को ये मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है।
तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरालिफ्टर सुधीर ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने कौन सा जीता है, इन्होंने जीता है, तो इनको चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन सा मेडल जीते हैं। इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ये सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टर की पुरुष हैवीवेट फाइनल में 212 किलोग्राम वजन उठा करके क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर। और इसमें देख लीजिए ये गोल्ड मेडल जीतते हैं और कुछ और भी जीते हैं, हम लोग सारा इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए बजरंग पुनिया, ये कल तक का आपको मैं बता रही हूँ कि बजरंग पुनिया इन्होंने 65 किलोग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा, एक एक नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना स्टार लगा रहा हो लगा लीजिए। तो बजरंग पुनिया पहला हम लोग पढ़ेंगे, बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में, और दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम वर्ग में, और साक्षी मलिक 62 किलो वर्ग में। ध्यान रखिएगा, बजरंग पुनिया 65, दीपक पुनिया 86 और साक्षी मलिक 62 किलोग्राम वर्ग में इन तीनों ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है, इन लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। जबकि जो अंशु मलिक है, कौन, अंशु मलिक, इनको भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है ये क्या जीती हैं अंशु मलिक, ये आपकी कुश्ती में रजत पदक, ये मतलब क्या है, फाइनल में हार जाती हैं तो इन्हें किससे संतोष करना पड़ता है, रजत पदक से संतोष करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अंशु मलिक ये किसमें, इनको फाइनल में हार मिल जाती है और रजत पदक इनको मिलता है। क्लियर। और सुधीर वाला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल हैं, इन्होंने महिला सिंगल्स वर्ग के फाइनल में पहुंचकर इन्होंने पदक क्या डिसाइड कर लिया, पक्का कर लिया। और ये रिले वाला तो ऑलरेडी, भारतीय पुरुष टीम 4x400 मीटर रिले स्पर्धा के भी फाइनल पहुंच। तो ये नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, यहाँ भी पढ़ दे रहे हैं जल्दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता थे ये, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और यहाँ पे आकर के इन्होंने गोल्ड हासिल कर लिया। क्लियर। और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, बजरंग पुनिया ने ग्लासगो में बजरंग ने 61 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था, और दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के, ये सब छोड़ दीजिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा जानना नहीं, बस ये आप नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है, ये रजत नहीं बल्कि गोल्ड होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना आप नोट कर लीजिएगा जो यहाँ पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी रिवीजन नहीं करा रहे हैं, बस इतना आप लोग पढ़ते रहिए। एक साथ क्या करेंगे, रिवीजन कल हम लोग करेंगे इसके, कल नहीं परसों, कल तो आपका सेशन आपका क्या है वो आने वाला है, क्या नाम है आपका, टेस्ट सीरीज़ आने वाला है। तो कल तो लेक्चर ये आपका करंट अफेयर्स का तो मिलेगा नहीं, तो आपको कल आप उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसमें कई क्वेश्चंस आपके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिटी से संबंधित आपका टेस्ट सीरीज़ होगा। तो जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरओ का एग्ज़ाम दीजिए या क्या कहते हैं पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, सभी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है, तो प्लीज़ उसको पूरा देखिएगा। और जो आपका मंडे को लेक्चर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, अब डेली ये आपका जो बर्मिंघम वाला हो रहा है, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, इसको हम लोग डेली क्या करेंगे, रिवीजन, क्योंकि एक बार में जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब डेली रिवीजन कर लेंगे, बार आपके माइंड में ये चीज़ें पढ़ेंगी तो आपको एकदम रट जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आएगा एग्जाम में, तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं और इसको क्लियर करते हैं। क्या कह रहा है यहाँ से, नाविक के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन से गलत हैं, हमको ढूंढना है इसमें से कौन सा गलत है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा गलत है। इसमें कह रहा है कि नाविक यह भूमि, वायु, समुद्र और आपदा प्रबंधन में भी नेविगेशन में मदद कर सकता है, हमें रॉन्ग बताना है। यूएसए के जीपीएस की तुलना में नाविक उपग्रहों को उच्च कक्षा में स्थापित किया गया, ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसे भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 2500 किलोमीटर तक के क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति सूचना सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पे बताना है कौन से गलत हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है ये भी हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो भारत का जो उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है, नाविक को क्या कहते हैं? उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम जो नाविक है, ये अपने सेवा क्षेत्र में स्थिति जो इसकी है, सटीकता और उपलब्धता के मामले में अमेरिका का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस है,
जीपीएस को कहते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इससे भी क्या है, मतलब इसके इतना क्या है, अच्छा है जो हमारा नाविक है, ठीक है। और अमेरिका के जीपीएस की तुलना में, अमेरिका के जीपीएस की तुलना में NAVIC यानी जो नाविक है, इन उपग्रहों को उच्च कक्षा में रखा गया है और नाविक उपग्रहों को लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ भू स्थिर कक्षा GEO और GSO में रखा गया है और जीपीएस उपग्रहों को लगभग 20,000 किलोमीटर, यहाँ 2500, यहाँ पे क्या लिखा है 2500, तो इन उपग्रहों को क्या है 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ मध्यम पृथ्वी की कक्षा में ऊंचाई रखा गया है। इस हिसाब से ये गलत है और ये दोनों आपका स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो यहाँ पे गलत बताना था तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। 4 अगस्त 2022 को किस विभाग ने नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया है? ये किसने किया है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कौन सा नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये हैं कौन, ये सामाजिक न्याय मंत्री, ये हैं वीरेंद्र कुमार। क्लियर। अभी क्या हुआ था कि नशा मुक्त भारत अभियान, इन्होंने 15 अगस्त 2020 में क्या किया था, 15 अगस्त 2020 में इस विभाग ने यानी सामाजिक न्याय मंत्रालय ने क्या किया था, नशा मुक्त भारत स्टार्ट किया था। नशा मुक्त भारत अभियान इन्होंने स्टार्ट किया था और कितने जिलों के अंदर, 272 जिलों के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया था। अभी इसका क्या हुआ है, 2 साल पूरा हो गया है, 2 साल इसके पूरे हो गए हैं। 2 साल इसके पूरे हो गए हैं। तो 2 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? नशे से आज़ादी राष्ट्रीय युवा और विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम ये आयोजित किया गया है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें क्या है, ऐसे ये सारे प्रोसेस। अब जब यहाँ पे आया है नशा, तो नशे से संबंधित एक क्वेश्चन है कि ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? ऑपरेशन परिवर्तन ये किस राज्य में किसके लिए स्टार्ट किया गया था? तो जो ऑपरेशन परिवर्तन ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश राज्य ने स्टार्ट किया था। किसके लिए? गांजे की खेती पर रोक के लिए। गांजा जो होता है उसकी खेती पर रोक के लिए ऑपरेशन परिवर्तन स्टार्ट किया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान, कौन सा यान है? दानुरी, ये लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान दानुरी लॉन्च किया है? तो ये किसने दानुरी लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। किसने लॉन्च किया है? दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? दानुरी, ठीक है। अब सभी लॉन्च कर रहे हैं तो ये क्यों पीछे रहे? इन्होंने भी क्या किया, अपना दक्षिण कोरिया ने अपना चंद्रमा के लिए मिशन भेजा है। चंद्रमा के लिए इन्होंने, दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा पर लॉन्च किया है अपना पहला उपग्रह, जिसका क्या नाम है? दानुरी। तो ये ध्यान रखना, दानुरी। क्लियर। और ये जो इन्होंने लॉन्च किया, किससे लॉन्च किया? फाल्कन 9 से लॉन्च किया है। फाल्कन 9 रॉकेट से इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि फाल्कन 9 जो है ये किसका है? फाल्कन 9 जो रॉकेट है ये किसका है? तो ये है स्पेस एक्स कंपनी का है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो फाल्कन 9 है ये केवल क्या है? ऑर्बिटर मिशन है। ये केवल ऑर्बिटर मिशन है। क्लियर हो गया होगा। अगर ये तो पूछा है दानुरी, अगर ये पूछ ले नूरी किसका है? नूरी उपग्रह, तो नूरी जो है ईरान का है। नूरी पूछे तो ईरान का और दानुरी पूछे तो किसका हो जाएगा? कोरिया का, दक्षिण कोरिया का। क्लियर हो गया होगा। और जो फाल्कन 9 है, अभी जो मैंने बताया कि दानुरी को फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया। तो ये फाल्कन 9 जो है ये 143 उपग्रह को 143 उपग्रहों को लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन? फाल्कन 9। ये भी आपको ध्यान रखना है।
तो क्या न्यूज़पेपर में निकला, ये भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने की दौड़ में अब दक्षिण कोरिया भी शामिल हो गया है। दक्षिण कोरिया ने चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले एक ऐसे उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो लैंडिंग करने की जगहों की खोज करेगा। इसीलिए कहा गया ना केवल ये ऑर्बिटर मिशन है, ऑर्बिटर मिशन है, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटर मिशन है। और 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा गया। क्या लक्ष्य रखा इन्होंने? 2030 तक का इन्होंने ये लक्ष्य रखा गया है। और स्पेसएक्स द्वारा प्रक्षेपित यह उपग्रह ईंधन संरक्षण के लिए लंबा गोल चक्कर लगा रहा है। इसके दिसंबर तक पहुंचने की संभावना है। और कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर दानोरी के नाम से प्रचलित है। कोरिया किससे? पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, ये ध्यान रखिएगा, के नाम से प्रचलित है। इसका अर्थ है आनंद लेना। अमेरिका और भारत के अंतरिक्ष यान पहले से चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध? ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ओंकारेश्वर बांध भी, ओंकारेश्वर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? तो ये कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ बन रहा है? ये मध्य प्रदेश में बन रहा है। अब चलिए इसके बारे में और भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो ये विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना की क्या की गई है? ये शुरुआत की जा रही है। और कहाँ पर की जा रही है? मध्य प्रदेश के खंडवा में की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ये शुरुआत होने जा रहा है। और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के पहले चरण के लिए क्या हुआ? हस्ताक्षर हो गया है। क्लियर। और इससे क्या होगा? राज्य में, मध्य प्रदेश में क्या होगा? बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और क्षेत्र में जो भी बिजली की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए खंडवा में क्या होगा? एक तौरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। और ये सोलर पावर प्लांट जो है 2022, एक मिनट, ये जो सोलर पावर प्लांट है ये 2022-23 तक क्या होगा? 600 मेगावाट, कितना? 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा। और यह सोलर पावर प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट बनेगा। और इसका खर्च करीब 3,000 करोड़ रुपए। यह सोलर पावर प्लांट नर्मदा में ओंकारेश्वर, और जो ओंकारेश्वर बांध है ये किस नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, नर्मदा नदी पर है। तो ये जो प्लांट होगा ये नर्मदा नदी में ओंकारेश्वर बांध पर बनेगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना होगी जिसे फ्लोटिंग सोलर कहा जाएगा। खंडवा राज्य का एकमात्र जिला बन जाएगा जिसमें सोलर, हाइडल और थर्मल सहित तीनों चीज़ें होंगी। ये ऐसा एकमात्र जिला हो जाएगा, खंडवा एमपी का राज्य का एकमात्र जिला बन जाएगा जिसमें सोलर, हाइडल और थर्मल सहित तीनों चीज़ें होंगी। एक ही जिले से 4000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में आपके। अभी भी जिसने लेक्चर को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी जो है शीर्ष पर है? कह रहा है हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? तो कौन सी कंपनी है? ये वॉलमार्ट है। कौन सी है? वॉलमार्ट है। एक मिनट, ये इसी में हो गया, ये अलग है, ठीक है। वॉलमार्ट है ये। वॉलमार्ट का अमेरिका की जो वॉलमार्ट है ये जो है फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में टॉप पर है। क्लियर। अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में कौन सा टॉप पर है, तो LIC। भारत में LIC जो है ये आपका 98 रैंक पर है। भारत में जो LIC है ये आपका LIC जो है सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है जो कि क्या है 98 रैंक पर आई है। और उसके बाद जो है आपका रिलायंस जो है, रिलायंस ये 104 पर है। किस रैंक पर है? 104 है। तो भारत का टॉप पर LIC, उसके बाद रिलायंस आता है। लेकिन अगर पूरे उसमें देखा जाए कि कौन सी कंपनी शीर्ष पर है तो वॉलमार्ट है जो कि अमेरिका की है। और LIC जो है इसकी स्थापना 1956 एक्ट के तहत हुई थी। किसके तहत हुई थी? 1956 एक्ट के तहत हुई थी। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऐसा कौन है कि जो क्या है
कि आपका इनका मतलब जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, और उनका नाम क्या है? तो वो है राजीव गौबा। ये देखिए यहाँ पे दे दिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। कितने का? 1 साल का सेवा विस्तार दिया है, यानी 30 अगस्त 2022 को इनका समाप्त होने वाला था, तो इनको 1 साल के लिए क्या किया गया है? बढ़ा दिया गया है। और अगर ये कहा जाए कि ये जो कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव, ये IAS की सबसे बड़ी पोस्ट है। IAS की सबसे बड़ी पोस्ट कैबिनेट सचिव, ये कौन है? राजीव गौबा। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखिए के बाद 1 और साल के विस्तार के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी गई है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ रिवीजन करते हैं। जैसे PMO के निदेशक, कल मैंने बताया था, PMO के निदेशक के रूप में किसे? तो जो श्वेता सिंह है उन्हें किया गया है, श्वेता सिंह को किया गया है। अगर ये पूछ ले KVIC के, खादी ग्रामोद्योग के कौन है? तो वो है मनोज कुमार। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ ले मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वर, तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 अगस्त 2022 को DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसको बोलते हैं DRDO, तो DRDO, तो इन्होंने DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? तो वो कौन से युद्धक टैंक से किया है? अर्जुन से किया है। अब ये ध्यान रखना है कि जो DRDO है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? अरे इसके हेड कौन है? इसके हेड है सतीश रेड्डी। इसके हेड कौन है? सतीश रेड्डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी क्या किया गया? DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM यानी A से एंटी, T से टैंक, G से गाइडेड, M से मिसाइल का परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया है? तो वो है किससे किया है? ये किया है आपका अर्जुन से। किससे किया है? अर्जुन से किया है। DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित इस मिसाइल का जो मुख्य युद्धक टैंक है अर्जुन से KK रेंज में, कहाँ पर? KK रेंज में आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर के सहयोग से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्लियर हो गया होगा। कब किया? 4 अगस्त को इसका भी परीक्षण किया गया। फिर से बता रही हूँ कि स्वदेशी रूप से विकसित जो ATGM है इसका सफलतापूर्वक अभी परीक्षण किया गया है। DRDO और भारतीय सेना द्वारा कहाँ पर? KK रेंज में मुख्य युद्धक टैंक जिसको MBT कहते हैं, MBT मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से आर्मर्ड कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर की सहायता से इसका परीक्षण किया गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो है आपका ये फायर एंड फॉरगेट, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है। फायर एंड फॉरगेट मतलब फॉरगेट मतलब दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर? और ये जो है आपका ERA जो है मतलब कि जो आपका कहते हैं ऑल इंडिजिनस लेजर गाइडेड ATGM एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त करने के लिए। कहने का मतलब है सिंपल सा कि यह बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त करने के लिए समाप्त करने के लिए ये क्या है? इसका काम है कि क्या है कि बख्तरबंद वाहनों को समाप्त करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। और ये क्या है? एक मुख्य युद्ध टैंक है जो कि जिसका परीक्षण अहमदनगर महाराष्ट्र से किया गया है, ये आपको मैंने बता दिया है। और ये जो है ये मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ इसको विकसित किया गया। वर्तमान में MBT अर्जुन की 120 mm राइफल्ड गन से तकनीकी मूल्यांकन परीक्षण चल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये किससे किया गया? अर्जुन से किया गया है। ये है क्या? एक मुख्य युद्ध टैंक है जो कि फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर कार्य करता है, बख्तरबंद वाहन को समाप्त करने के लिए है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अगस्त 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? 5 अगस्त 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो कितनी की है? 5.40 निर्धारित की है।
अब हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्या हुआ है, 4.90 से 50 आधार पॉइंट बढ़ाकर 4.90 से 50 आधार पॉइंट बढ़ा करके इसको कितना कर दिया गया है, 5.40% इसको कर दिया गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी जो रखी गई है, SDF जो रखी गई, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर, वो 4.65% से इसमें भी 0.50% बढ़ा करके इसको 5.515 कर दिया गया है। क्लियर। और बैंक रेट जो है, बैंक दर जो है ये कितनी है, ये सब नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। बैंक रेट जो रखी गई है ये आपकी 5.15% से बढ़ करके कितनी कर दी गई है, 5.65 कर दी गई है, 5.65 कर दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि पहले हम लोग ये जो MPC दिया है इसको देखते हैं। MPC मौद्रिक नीति समिति, इसका मौद्रिक नीति समिति, इसका गवर्नर कौन होता है, इसका गवर्नर ये कौन होता है, RBI का जो हेड होता है, RBI का हेड जो है वो MPC का गवर्नर। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। अब MPC जो है ये साल में 6 बार अपनी रिपोर्ट जारी करती है, साल में 6 बार रिपोर्ट जारी करती है, यानी कि हर 2 माह पर ये जारी करती है, हर 2 माह पर ये जारी करती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मौद्रिक नीति समिति जो अपनी रिपोर्ट जारी करती है MPC, इसका उद्देश्य क्या होता है, महंगाई को नियंत्रित करना। क्या होता है इसको, महंगाई को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3 सदस्य RBI की साइड से होते हैं, 3 सदस्य इसके सरकार की साइड से होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। और इसको क्या कहते हैं, ये जो रेपो रेट है इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। क्लियर, इसको पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तो बैंक रेट पूछे, बैंक रेट अगर पूछ ले ये कितनी है, तो जैसा कि मैंने बताया 5.65, और अगर ये पूछ ले रेपो रेट 5.40, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये पॉलिसी रेट किसे कहते हैं, पॉलिसी रेट किसे कहते हैं, तो जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देती है। बैंक रेट किसे ये पॉलिसी रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट किसे कहते हैं, तो जिस दर पर RBI बैंक्स को ऋण देती है, और वो ऋण कैसा होना चाहिए, अल्पकालिक होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, अल्पकालिक ऋण होना चाहिए। ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर से बताते हैं रेपो रेट क्या है। तो जिस प्रकार किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है और उसके अकाउंट में पैसा ना होने पर वो बैंक से कर्ज लेता है और जिस पर उसे ब्याज भी चुकाना पड़ता है, ऐसे ही बैंक क्या करती है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार RBI से उधार ले सकती है। जैसे हमें पैसे की ज़रूरत है तो हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैंक से कर्ज लेंगे, और बैंक से कर्ज लेंगे तो हमें ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, ऐसे तो वो मुझे दे नहीं देगा। तो ऐसे ही बैंक का भी क्या काम होता है, वो अपनी ज़रूरत के अनुसार क्या करता है, बैंक जो होगा वो क्या करेगा, RBI के पास, बैंक जो है, जो भी बैंक होंगे वो अपनी ज़रूरत के अनुसार RBI के पास जाएंगे और उनसे क्या करेंगे, उधार लेंगे। RBI से क्या करेंगे, उधार लेंगे अपनी ज़रूरत के अनुसार। क्लियर। और जब लेंगे और यह कर्ज उन्हें जिस ब्याज दर उधार लेंगे तो इन्हें तो इसे क्या करना पड़ेगा, ब्याज इसको देना पड़ेगा RBI को। तो जिस ब्याज दर के साथ उन्हें और यह कर्ज उन्हें जिस ब्याज दर के साथ चुकाना होता है उसी को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। क्लियर। और कॉमर्शियल बैंक्स RBI से कर्ज तब लेते हैं पैसे की जब कमी होती है और लोन की मांग अधिक होती है। इसलिए बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, वो RBI से पूंजी प्राप्त करने के लिए रेपो दर के अनुसार उधार लेते हैं। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। और रेपो रेट का यूज जो है वो RBI द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। जब भी बाजार में ज़्यादा पैसे होंगे, RBI उस अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए, सोखने के लिए और मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए रेपो दर में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। रेपो दर में वृद्धि का मतलब है, रेपो रेट में जब वृद्धि होगी इसका मतलब है महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई को नियंत्रित करना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं।
हाल ही में चर्चा में रही हेलीफायर R9X मिसाइल, जिसे निंजा बम के रूप में भी जाना जाता है, किस देश द्वारा विकसित किया गया? USA के द्वारा। भारत के 10 रामसर स्थल रामसर सूची में शामिल हुए। अब कितने हो गए हैं? 64 हो गए हैं। पहले जो थे आपके 54 थे, 54 से 10 और बढ़ गया है। पहले 49 थे, 49 में 5 ऐड हुआ था अभी जल्दी ही, फिर 54 हुआ, फिर 10 और ऐड हो गए, फिर ये 64 हो गए। क्लियर? चर्चा में रहा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन के कप्तान कौन है? आंचल शर्मा है। किसे प्रधानमंत्री कार्यालय ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया? उत्तराखंड में। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो जस्टिस यू ललित का। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के मध्य एक मेगा सैन्य युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका के मध्य। मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता अनुदान चिराग योजना शुरू की गई हरियाणा सरकार के द्वारा। तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता? कांस्य पदक जीता है। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के लंगत सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की सूची में किसे जोड़ा है? बिहार में है वो। और स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा स्टार्ट की गई? कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये आपको आंसर बताना है, मैं पढ़ दे रही हूँ, कौन सा राइट है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। भारत की कैग जो है यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसको नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है, कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है बताना। क्या कैग केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है? बताना है सही है या गलत है। कैग आकस्मिकता निधि से संबंधित सभी लेन देन का लेखा परीक्षण करता है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कैग राष्ट्रपति को केंद्र सरकार के खातों से संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। कैग को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया उसी के समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर शायद आपको गलती से दिख भी गया होगा, जिसे नहीं दिखा होगा वो आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा राइट ऑप्शन है इसका। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट हम लोग मैप एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये है, आज आपका चर्चा में आया था मध्य प्रदेश के खंडवा में स्टार्ट हो रहा है ना तैरती हुई परियोजना। सो ये है मध्य प्रदेश, आपका एकदम बीच में ही है, ये यूँ ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक और आया था चर्चा में, वो आपको दिखा दे रहा है, सऊदी अरब का नियम। ये है सऊदी अरब, ये देखिए, ये है सऊदी अरब। इसी के बगल में ओमान, जो थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा था, ये यमन। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल आपका टेस्ट सीरीज़ आने वाला है। उम्मीद है आज का आपको वॉइस प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वॉइस क्लियर अगर हो रही होगी, क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि वॉइस आपकी मतलब क्या कहते हैं बहुत स्लो आती है। तो आई थिंक आज ये प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व हो गई होगी। और बस आपको क्या करना, हाँ, कल आपका फिर से मैं बता रही हूँ कि आपका क्या नाम है, टेस्ट सीरीज़ आने वाला है नेक्स्ट आपका। तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट सेशन है, तो जरूर उसको देखिएगा। बाकी कल एक और लेक्चर आने वाला है जिसमें क्या होगा, पूरे अप्रैल नहीं, जुलाई का पूरा जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा वो वन लाइनर में क्या होगा, पूरा जो जुलाई होगा उसका खात्मा किया जाएगा। तो उसको भी जरूर देखिएगा। महा सीरीज़ कल आने वाली है, तो वो भी देखिएगा। आपका क्या होगा, एग्जाम टाइम में रिविजन फटाफट कर सके, इसीलिए मैं उसको अपलोड कर दूंगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।